हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट कुंभ। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी का टॉप लघु और दीर्घ प्रश्न को करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, हम लोग जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का आपको 150 प्रश्न को करवा रहे हैं। ठीक वैसे ही अब हम आपको हिंदी का भी 150 प्रश्न को करवाएंगे। ठीक है, और फिर से आपको बता दें, अगर आपकी सब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से डर लगता है, तो अगर आप ये 150 प्रश्न को देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी यहीं से पूछे जाएंगे। ये जो है आपका पार्ट 1 है, यानी कि ये पहला वीडियो है। इसी तरीके से जितना भी वीडियो बनता है आपको सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और आपकी जो इससे जो है आपकी तैयारी सब्जेक्टिव की वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही लाजवाब हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, आपको अगर टॉपर बनना है, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आना ही चाहिए। और आपकी जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी है वो तो बहुत ही लाजवाब है, बिल्कुल हमको पता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव की तैयारी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर है। इसलिए प्लीज मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिए। 100% आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे तभी। ठीक है, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो हम लोगों को हार नहीं मानना है और हम लोगों को अपना मंजिल को पाना है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष में, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। बताइए, अगर हम लोगों के अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। पूरी दुनिया गूंगी हो जाती। एक तरीके से आप सिंपली कह सकते हैं कि पूरी दुनिया शांत हो जाती, क्योंकि अब वाक शक्ति ही नहीं होगा तो जो है आज हम लोग गाना सुनते वो नहीं सुन पाते, तो शांत हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, आप हमको नहीं सुन पाते, हम आपको नहीं सुन पाते, है ना। तो देखिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो ये समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, यानी कि एक दूसरे का दुख को समझते हैं, एक दूसरे का सुख को समझते हैं, तो ये शक्ति जो है वो नहीं रहती। वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते, है ना, क्योंकि हम लोगों का किसी का आवाज से, किसी का दर्द से ही पता चलता है कि इसके अंदर कितना दर्द है। तो ये हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता अगर हम लोगों के अंदर वाक शक्ति ना होती। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम लोग जितना भी प्रश्न करेंगे ये अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपके लिए तैयार किया गया है, इसलिए प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अपने पूरे परिवार का, आप जो पूरे परिवार है वो आपके लिए भरोसे पर बैठा हुआ है, उनकी उम्मीद पर आपको खरा उतरना है। ठीक है, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। देखिए, आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। देखिए, आवाज में विलक्षण शक्ति होती है, सबको पता है आवाज में एक विलक्षण शक्ति होती है। यदि वह सात्विक अंतःकरण से फूटती है तो प्रकाश फैलाती है, रोशनी बांटती है, बदलाव लाती है, अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। कहने का मतलब है कि जो आवाज है उसमें एक विलक्षण शक्ति होता है। ठीक है, अगर वो अंतःकरण से फूटेगी तो क्या होगी, एक प्रकाश भी फैलेगी, रोशनी बांटेगी, बदलाव लाएगी, क्योंकि अब प्रकाश फैलेगा तो रोशनी तो फैलेगा ही, रोशनी तो बांटेगा ही, इससे बदलाव तो होगा ही, और अंधकार तो वो खत्म होगा ही, उजाला होगा, है ना। और रोशनी की आवाज का तात्पर्य यह है, अंधकार मिटाने, अन्याय मिटाने, अत्याचार ढहाने वाली रोशनी जो स्वचर सीखती है, भगाओ अंधकार को, मिटाओ मिथ्या अहम को और इसे अराजकता को। तो कहने का मतलब है आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का मतलब सिंपली आपको समझना है कि ये जो अंधकार है उसको हटाना है, यानी कि ये जो अत्याचार ढाने वाली है, ये जो अन्याय है उनको मिटाना है। इसका तात्पर्य बेसिकली आवाज की रोशनी है, यानी कि सिंपली समझे तो उजाला करना या फिर रोशनी बांटना। अब रोशनी बांटेगा तो बदलाव तो होगा ही, जब बदलाव होगा तो अंधकार तो खत्म होगा ही, जब अंधकार खत्म होगा तो इसका मतलब उजाला होगा। तो आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का मतलब आपको इसी को बता देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो आपको बता देते हैं, पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको तनु क्लासेस ऐप सर्च करना है। ठीक है, तनु क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप में ही एक फ्री पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, वहां से जो है ये पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री। ठीक है, अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। ध्यान से सुनेंगे, ये जो उसने कहा था क्या है, एक कहानी है ना। उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। तो बताइए कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। अब देखिए, उसने कहा था जो कहानी है वो टोटल 5 भागों में बटी हुई है, बिल्कुल आप सबको पता होगा। और इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध के दृश्य दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, उसने कहा था जो कहानी है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है, 5, और टोटल 3 भाग में जो है युद्ध के बारे में दिया गया है, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग में। ठीक है, अच्छा, उसने कहा था कहानी के मेन पात्र कौन है, यानी कि मेन कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, तो लहना सिंह और सूबेदारनी जी दोनों कहां पर मिलते हैं, तो दोनों अमृतसर के बाजार में मिलते हैं, है ना। लहना सिंह और सूबेदारनी जी दोनों अमृतसर के बाजार में मिलते हैं, अपने मामा के वहां जाते हैं और ये लड़का लड़की से क्या सवाल करता है, तो तेरी कुर्माई हो गई क्या। कुर्माई का मतलब होता है मंगनी। ये सारा प्रश्न आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। देखिए, कहानी का जो पात्र है उनके बारे में आपको एक सूची तैयार करना है। देखिए,
कहानी में कई पात्र हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है और कुछ गौण। कहानी के पात्रों के नाम निम्नलिखित है, यानी कि आपको कहना है कि कहानी के पात्र जो है कई है, कुछ जो है यहाँ पर प्रमुख भी है और कुछ गौण है, यानी कि उतना प्रमुख नहीं है। जैसे कि लहना सिंह नायक, ये बहुत प्रमुख है। सूबेदारनी जी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह जो कि सूबेदार का बेटा है ना। अतर सिंह जो कि लड़की का मामा है। महा सिंह जो कि सिपाही है। वजीरा सिंह जो कि सिपाही है। तो ये सभी जो है उसने कहा था कहानी के क्या है, पात्र है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। लहना सिंह नायक, सूबेदारनी जी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार का बेटा, ये सभी वहां पर है ना। अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता में किस शोक गीत की चर्चा की गई है? ये सारा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? गीत गाया जाता है ना, पर यह शौक गीत अनगाया अनसुना है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कविता है वहां पर कौन सा शौक गीत के बारे में चर्चा की गई है। तो गीत जो है वो तो गाया जाता है, यह शौक गीत अगर अनगाया है, अनसुना है, क्योंकि अब ना होड़ी गई जाती है, चैता बिरहा अल्हा भी गूंगे हो गए हैं। यह जन्मभूमि लोक गीतों की है, पर यहाँ अब भटकता है। एक मौन शोक गीत, अर्थात उनके साथ जो ताजगी, उल्लास, उन्माद और मस्ती थी, वह अब सब कहाँ, चारों ओर एक अनचाही उदासी, अब यहाँ गम पसरा हुआ है। मानो कोई शौक गीत गा रहा है पर वह मौन गीत है। यानी कि कहने का मतलब है एक दुख के बारे में जाहिर किया जा रहा है, एक शौक के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ तो गीत गाया जाता है, लेकिन ये जो गीत है वो अनगाया है, वो अनसुना है। ठीक है, यहाँ पर जो गाई जाती है चैता बिरहा अल्हा, ये सभी क्या हो गए, गूंगे हो गए। लोक गीतों की तो है, पर यह भटकता है, एक मौन शौक जैसा महसूस होता है। ठीक है, वह सब कहाँ, चारों ओर एक अनचाही उदासी है, यहाँ गम पसरा हुआ है। मानो कोई शौक गीत गा रहा है, कहने का मतलब है कोई बहुत ही ज्यादा उदास गीत गा रहा है, ऐसा जो है भाव प्रतीत होता है। अगला प्रश्न आपका है, सर्कस का प्रभाव। ज्यादा हम आपको डिटेल में समझाए इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोग जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। ठीक है, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अगला प्रश्न है, सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा? देखिए, सर्कस से एक सर्चलाइट फेंकी जाती है जो दूर तक दिखाई देती है। ठीक है, प्रश्न क्या था कि सर्कस का जो प्रकाश है बुलौआ, वो किन कारणों से मरा होगा। तो सर्कस से जो है एक सर्चलाइट फेंकी जाती है जो दूर तक दिखाई देती है। यह एक प्रकार का बुलबुला होता है, आमंत्रण है, सूचना है कि सर्कस यहाँ है ना। आमंत्रण है, सूचना है कि सर्कस जो है वो यहाँ है, आओ देखो मौज उड़ाओ। अब सर्कस बीती हो गया, उसकी रसात्मकता अब भी मौजूद है, पर उसके स्थान पर अब आधुनिक मनोरंजन के अनेक साधन उभर आए हैं। सिनेमा है, टीवी है, मदमस्त ऑर्केस्ट्रा है। अंतर सर्कस का प्रकाश, यानी कि जो एक सर्कस होता है तो वहां पर सारा चीज होता है ना, आधुनिक मनोरंजन, यानी कि कहने का मतलब जो मॉडर्न युग में हम लोग मनोरंजन करते हैं, जो एंजॉय करते हैं, वो सारा चीज वहां पर उभर के आता है। जैसे सिनेमा, टीवी है, वहां पर मदमस्त ऑर्केस्ट्रा है, सर्कस का प्रकाश जो कि बुलावा भेजता था, आज भी भेजता है, पर अब इन साधनों के सामने प्रभावहीन हो गया। कवि के अनुसार यह प्रकाश बुलवा तो कब का मर चुका है। कहने का मतलब आज के दिन जो सर्कस का बुलवा है वो मतलब कि कब का मर चुका है। ये किसका कहना है? तो कवि का कहना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सर्कस का प्रकाश बुलवा किन कारणों से मरा होगा। तो ये सारा कारण आपको वहां पर अच्छे से दर्शाना है। अगला प्रश्न आपका है, कल देखते नहीं या रेशम से गरा हुआ साल, कल देखते नहीं या रेशम से गरा हुआ साल, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। देखिए, कल देखते नहीं या रेशम से गरा हुआ साल, सुनते ही लहना सिंह को काफी गुस्सा आया, है ना। साथ ही वो अपने दुख बुद्ध को खो बैठा, यानी कि जो अपना दुख है, जो बुद्धि है, उनको खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले को खोमचे में से बिखर दिए, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाली का दूध उड़ेत दिया। ठीक है, पूजा पाठ करने वाले औरत से टकरा गया, जिससे उसे अंधा कहा गया, तब जाकर अपने घर पहुंचा। तो कल देखते नहीं या रेशम का गड़ा हुआ साल का मतलब सिंपली, जैसे ये जो है हमेशा आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। जैसे लहना सिंह जो है वो हमेशा सूबेदारनी से कहता था कि तुम्हारी शादी हो गई, सॉरी तुम्हारी कुर्बानी हो गई, कुमारी का मतलब तुम्हारी मंगनी हो गई। तो लड़की बार बार धत धत करके जवाब देती थी, लेकिन एक बार उनको गुस्सा आ गया लड़की को, तो वो क्या बोला कि हाँ मेरी जो है कुर्बानी हो गई है और ये देखो मेरा साल, यानी कि ये देखो मेरा दुपट्टा। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि जब वो ऐसा बोला कि देखते नहीं हो या रेशम से गड़ा हुआ साल, यानी कि लड़की ने बोली कि देखो ये मेरा दुपट्टा, मेरी कुर्बानी हो गई है,
तब लड़का की क्या प्रतिक्रिया हुई, आपको प्रश्न पूछा था, तब लड़का का क्या ये हुआ आप तो देख ही लिए कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो अपने सुध बुध को खो बैठा है ना। आते समय लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले खोमचे में बिखर गए, कुत्ते को पत्थर मार दिया है ना। तो इस तरीके से उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई आते समय उनके घर। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है और लघु दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लैला सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पर्शहीनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। अब ध्यान से सुनिएगा, लैला सिंह जो है वो एक सैनिक था, ठीक है, उसका कर्तव्य था रण क्षेत्र में लड़ना, ठीक, साथ उसका यह भी कर्तव्य था कि वह हर समय सजग रहे। युद्ध भूमि में सैनिक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही उसका यह भी कर्तव्य था कि वह बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा भी करे, यानी कि क्योंकि लैला सिंह तो उनको कह दिया था कि मेरे पति को और मेरे बेटा को जो है आपको बचाना ही है, तो उनके ऊपर एक तरीके से जिम्मेदारी थी, कर्तव्य थी। तो पहला था क्या कि भूमि में सैनिक को बड़ा सावधान रहना चाहिए। उसका यह भी कर्तव्य था कि बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की जो जान है उनको बचाना चाहिए, क्योंकि सूबेदारी ने आंचल पसार कर यही भीख मांगी थी, है ना, सूबेदारी जी भीख मांगी थी और हम देखते हैं कि उसने अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया। कौन? लैला सिंह। वह बहादुर है, वह पूरा सजग है, यानी कि लैला सिंह जो है वो बहादुर है, वो पूरा सजग है। ये उसकी ही सजगता थी कि लप्टन साहब को उसने पहचान लिया और उसका दूसरा कर्तव्य था सूबेदार और बोधा सिंह की रक्षा। उस कटौती पर भी वह खरा उतरा है, स्वयं जारा खाता है, बोधा को अपनी जर्सी दे देता है, यानी कि जो लैला सिंह है वो स्वयं क्या करता है, जारा खाता है, उसको ठंड लगता है, लेकिन जो उनका जर्सी है, जो उनका जैकेट है, सिंपली कहने का मतलब वो जो है उनको दे देता है, ठीक है, बोधा सिंह को दे देता है और उन दोनों को सुरक्षित खाई से भेज देता है। वो बुद्धिमान और विलक्षण समझ बूझ वाला व्यक्ति है। उसकी खाई में लप्टन साहब के भेष में एक जर्मन अफसर आ जाता है, यहाँ उसकी समझ बूझ विलक्षण है, वो उसको बड़े कायदे से पहचान लेता है। वजीरा सिंह को पीछे के दरवाजे भेजता है, सूबेदार को सावधान कर फिर बनावटी लप्टन साहब की खबर लेता है। उसके कथन बड़े बुद्धिमतापूर्ण है। इस प्रकार उसके ये दोनों विशेषताएं अपने चरम है, उत्तरादित्व, बोध और बुद्धिमता, ठीक है। तो ये दोनों जो है उनका क्या है, उनकी एक विशेषताएं हैं। तो कहने का मतलब आपको सिंपली यहाँ पर पूछा क्या गया था कि लैला सिंह का जो दायित्व, बोध है, उसकी बुद्धि है, वो दोनों के बारे में आपको बताना है। सिंपली एक कथन जो है उसके कथन को पुष्टि करना है। तो आप लोगों ने देखा, क्योंकि जब वो वादा कर लिया था, सूबेदारनी जी ने उनको प्रॉमिस दिलाया था कि आपको जो है मेरे पति को, मेरे बेटे को बचाना ही होगा, तो वो जो है अपने जान पर खेल करके बचाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, छोटा प्रश्न है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो बड़ा है पर आंसर छोटा है। देखिए, प्रसंग और अभिप्राय बताइए। प्रसंग और अभिप्राय आपको पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय पहले जो स्मृति है वो बहुत साफ हो जाती है। सारी घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो आपको बताना है इनका प्रसंग और अभिप्राय। देखिए, ये पंक्तियां उस समय की है जब उसने कहा था कहानी में, लैला सिंह घायल होकर बोधा सिंह को अस्पताल भेज देता है, ठीक है। ये पंक्तियां उस समय की है जब लैला सिंह घायल होकर के बोधा सिंह को अस्पताल भेज देता है और स्वयं नहीं जाता, ठीक है, स्वयं वो नहीं जाता, लैला सिंह खुद नहीं जाता है, वो घायल रह जाता है, लेकिन वो बोधा सिंह को भेज देता है। क्यों भेजता है? तो बस क्योंकि वादा किया था उनकी पत्नी से, ठीक है। फिर वह वजीरा से पानी मांगता है। कौन? लैला सिंह जो है वो वजीरा से पानी मांगता है। उस समय उसकी चेतना में उसका अतीत उभर आता है। वह क्या? यह एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति का चित्त पुरानी स्मृतियों में उलझ जाता है और उनमें से वह स्मृति जो उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्मृति होती है उसकी चेतना में उभर आती है। साथ ही उससे संबंधित अन्य छोटी मोटी स्मृतियां भी उसके सामने एक एक करके आती चली जाती है। साथ ही वे घटनाएं अपने पूरे रंग के साथ उभर आती है। अब तक जो कि सुप्त पड़ी हुई थी अथवा उन पर धुंध चढ़ गई थी वह भी साफ हो जाती है। लैला की भी अमृतसर में एक बालिका से भेंट और सूबेदारनी का आंचल फैलाना अब साफ साफ याद आ रहा था। यही उसके जीवन का मार्मिक प्रसंग था, ठीक है। तो ये जो है लैला सिंह के बारे में आपको बताना, वैसे उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसको आप 8 नंबर को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपको बड़ा मर्म स्पष्ट करें, यानी कि एक एक लाइन आपको दिया गया है उसके बारे में आपको कुछ स्पष्ट करना। देख लेते हैं। देखिए, अब की हार में यह आम खूब फलेगा, अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजे दोनों वहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जितना महीने उनका जन्म हुआ था उसी महीने में इसे लगाया था, ठीक है। देखिए, घायल लैला सिंह मृत्यु के आगोश में समाता चला जा रहा है, उसकी स्मृतियां उभर रही है, उसके साथ ही उसके मन में भावात्मक दृश्य भी कौंध रहे हैं, जिनके साथ कल्पना भी उभर आई है।
वह ग्रामांचल का व्यक्ति है, अतः वहां की स्थिति उसकी चेतना में उभर आना स्वाभाविक है और वह गांव का आम का पेड़ याद करता है। कल्पना बड़ी सुखद है, सामयिक है और वह भावी कल्पना में डूब जाता है। इसी कल्पना से उसके सामने से उसकी मृत्यु का भय चला जाता है। वह यह कल्पना करता है वह जिएगा, मृत्यु पर भी विजय पाएगा और सुखी जीवन भी जिएगा। यह है उसकी जिजीविषा। ठीक है, तो ये जो है उनके पहला जो लाइन है उनके बारे में आपको डिटेल में बताना है। जो दूसरा लाइन है उनको थोड़ा सा देखिए। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे तो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी कि दूसरा लाइन क्या है, लैना सिंह कहता है किसी आदमी से कहता है किसी आदमी से कहता है कि जाओ सूबेदारनी को जाके कह देना कि जो सूबेदारनी जी ने मुझे कहा था वो हमने कर दिया। तो उसी को बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पर आपको हमने बताया। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां उस समय का चित्रण करती है जब युद्ध में लैना सिंह को शत्रु की गोलियां लग जाती है। यानी कि युद्ध में जब लैना सिंह को गोली लग जाती है, ठीक है, तो वह बुरी तरह घायल हो जाता है। कौन? लैना सिंह। तथा मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है, बिल्कुल मरने की अवस्था में। और अपना अंतिम समय निकट जानकर, यानी कि जब उनको लगा कि अब उनको नहीं रह पाएंगे ज्यादा देर तक, है ना, तो वो जो है वजीरा सिंह से कहता है कि जब वह घर जाए तो सूबेदारनी से कहे कि उसने लैना सिंह को जो करने के लिए कहा था वह काम लैना सिंह ने पूरा कर दिया। अर्थात उसने अपने जीवन का त्याग कर उसके पति वजीरा सिंह व उसके पुत्र बोदा सिंह के प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार उसने सूबेदारनी को दिया हुआ अपना जो वचन है वो पूरा किया। ठीक है, तो वचन का देखिए कितना बड़ा महत्व रखा जाता था। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा इनको आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, बस आपको प्ले स्टोर में जाना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, तनु क्लासेस नाम से आपको सर्च करके। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व में किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? कहने का मतलब है, क्योंकि आपको पता है छात्र आंदोलन जो है वो कब हुआ था, 1974 में हुआ था और इसी को क्या कहा जाता है? बिहार आंदोलन कहा जाता है। इसका नेतृत्व कर रहा था जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आपको बताना है कि आंदोलन का जब वो नेतृत्व कर रहा था जयप्रकाश नारायण, उसका विचार क्या था और आंदोलन का नेतृत्व से क्या शर्त पर स्वीकार करते हैं। यानी कि आंदोलन का जो नेतृत्व होता है वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कौन से शर्त पर स्वीकार करते हैं। देखिए, आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुन ली जाएगी, छात्रों की बात तो अधिकाधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा, उससे बहस भी की जाएगी, उनकी बातें समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास भी किया जाएगा, है ना। जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समीक्षा जाएगी, पर फैसला एक मेरा ही होगा। ठीक है, सबको इस फैसले को मानना होगा, आपको भी मानना होगा। यहाँ एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा, जहाँ की बहस भी होगी पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं हो सका तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। ठीक है, ये जो है आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण का विचार था। अगला प्रश्न आपका देखिएगा, लैना सिंह का परिचय दे अपने शब्दों में। अपने शब्दों का मतलब है कि आपको सिंपली अपने शब्दों में लैना सिंह के बारे में कुछ से कुछ लिख देना है। ठीक है, तो ये जो हिंदी का क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लैना सिंह का परिचय आपको अपने शब्दों में देना है। ठीक है, देखिए, लैना सिंह जो है वो एक वीर सिपाही है, ये तो बिल्कुल सही बात है। वो उसने कहा था कहानी का एक प्रमुख पात्र तथा नायक है। ठीक है, यानी कि जो फेमस कैरेक्टर जो है वो कौन है, तो वो लैना सिंह है, उनके बाद सूबेदारनी जी। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है, यानी कि जो उनका चरित्र है उनको पूरी तरीके से लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है इस कहानी में, जो कि जिसका नाम है उसने कहा था। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। यानी कि ये जो कहानी उसने कहा था वहां पर लैना सिंह के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमने छाट करके आपके लिए लेके आए हैं और यही जो है कहानी में देखने को मिलता है उनके बारे में, यानी कि लैना सिंह के बारे में। अब देखिए, कहानी का नायक किसको कहा जाता है? लैना सिंह को। देखिए, कहानी का समस्त घटनाक्रम जो है वो लैना सिंह के आसपास घटता है, यानी कि जो कहानी है वहां पर पूरी तरीके से जो भी घटनाक्रम होता है, जो भी चीज होती है वो सिर्फ लैना सिंह के आसपास होती है और लैना सिंह के साथ ही होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है क्योंकि कहानी में ज्यादातर जिक्र जो है, ज्यादातर जो चर्चा है वो लैना सिंह के बारे में किया गया है। तो इससे हम लोगों को ये अंदाजा तो हो गया कि ये कहानी का एक प्रमुख पात्र है और नायक भी है। ठीक है, दूसरा है सच्चा प्रेमी, और लैना सिंह जो है एक सच्चा प्रेमी भी है, बिल्कुल सही बात है। बचपन में उसके हृदय भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था, यानी कि बचपन में जब वो अमृतसर में दोनों मिले थे एक दूसरे से, तो उस वक्त का जो प्यार था, उस प्यार के मतलब बचपन का प्यार एक तरीके से कहेंगे, और उस प्यार की वजह से उन्होंने जो है सच्चा प्रेमी इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो बचपन में प्यार किया था लेकिन फिर बीच में कभी नहीं मिला और बिल्कुल कहानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही बार, सिर्फ लैना सिंह ने एक ही बार कही
सूबेदारनी जी ने कही कि मेरे पति और बेटे को बचाना, और इन्होंने अपने जान पर खेल करके बचाया, है ना। तो इसका मतलब कहने का हुआ कि ये सच्चा प्रेमी थे। तो लैला सिंह जो है एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय यानी कि उसके दिल भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था दिल में, जो उसका प्रेम जन्म था, लव जन्मा था, है ना, प्यार जन्मा था। यद्यपि उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा, है ना। तो इसी को बोलेंगे सच्चा प्रेमी, और ये लैला सिंह था। अगला है बहादुर तथा निडर। लैला सिंह जो है वो बहादुर तो थे ही थे, बिल्कुल सही बात है, तभी तो युद्ध करने गए थे, और एक निडर व्यक्तित्व का स्वामी भी है ना। तभी तो बैठे रहने के बेहतर युद्ध समझता था, यानी कि बैठे रहने से वो बेहतर क्या समझता था, युद्ध को समझता था। कौन? लैला सिंह। अगला है वचन पालन। वचन पालन में भी ये कम नहीं है। जैसे सूबेदारनी जी से वादा करता है कि हम आपके बेटे को, पति को बचाएंगे, तो ये बचाता है ना। देखिए, सूबेदारनी लैला सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लैला सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, यानी कि अपना जान को दे दिया उनके बेटे को बचाने के लिए, उनके पति को बचाने के लिए। तो इस तरीके से कह सकते हैं ये क्या है, वचन पालन भी थे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप ऐप इंस्टॉल करके जो है आप अच्छे से PDF वगैरह अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, पाठ से लैला सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करें, यानी कि जो कहानी है वहां पर आपको सूबेदारनी और लैला सिंह के बीच जो संवाद हुआ है उनके बारे में आपको बताना है। देखिए, पाठ में लैला सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद है जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले बचपन का संवाद, तेरा घर कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तो ये बोलता है मगरे में, और ये पूछती है तेरा कहाँ है, तो ये बोलता है मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ से सुनिएगा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज देखिए, सॉरी फॉर दैट, देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले सवाल कौन किया होगा, लड़का या लड़की, ये दिमाग लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक बात है, सबसे पहले लड़का ही किया होगा, है ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले लड़का पूछता है लड़की से, यानी कि लैला सिंह पूछता है सूबेदारनी जी से, तेरा घर कहाँ है, तो लड़की बोलती है मगरे में। तो एक प्रश्न यहाँ पर बनता है ना कि लड़की का घर कहाँ पर था, लैला सिंह सूबेदारनी जी का, तो मगरे में था। ठीक है, फिर लड़की ही पूछती है, और तेरा कहाँ है, यानी कि किसे पूछता भी, लैला सिंह थे। तो ये बोलता है, मतलब कि लैला सिंह बोलता है कि मांझे में मेरा घर है, और यहाँ कहाँ रहती है। फिर उसको पूछता है तुरंत सवाल कि यहाँ कहाँ रहती है, तो लड़की बोलती है अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। ठीक है, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका भी घर जो है गुरु बाजार में ही है। इतने में दुकानदार, लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, इतने में दुकानदार बोलता है, लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई, यानी कि इतने में लड़का जो है मुस्कुराकर पूछ दिया उन लड़की से, तेरी कुरमाई हो गई, मतलब तेरी मंगनी हो गई। इस पर लड़की कुछ आंख चलाकर धत का जवाब देती है, धत कहकर वो दौड़ गई। सूबेदार के घर का संवाद, अब उनका घर के संवाद का थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे पहचाना, तो बोलता नहीं। फिर वो तेरी कुरमाई हो गई, फिर घर में जाकर तेरी कुत्ते बोलता धत कल हो गई, और ये धत बोल के फिर बोल भी देता है कि कल हो गई। अब सूबेदारनी कह रही है, मैं तेरे को आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं अंचल प्रास्ती हूँ। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई। कुछ संवाद जो कि लैला सिंह और सूबेदारनी के बीच हुआ था, जो कि आपको लिखना है इसी तरीके से अच्छे से कम यहाँ तक लिख देंगे तो भी आपको नंबर जो है अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, है ना। दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, सबसे पहला पॉइंट, और किन परिस्थितियों में हुआ था, ये दूसरा पॉइंट। देखिए, दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे। ठीक है, दिनकर जी कहाँ पर, रामनाथ गोयनका के यहाँ एक मेहमान थे, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक भी थे। याद रखिएगा, दिनकर जी जो है इंडियन एक्सप्रेस के मालिक भी थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने उन्हें विलिंग इन नर्सिंग होम में भर्ती कराया। सारा इंतजाम था वहां पर, है ना, सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया और वहीं उनका निधन हो गया, है ना। तो सारा चीज मौजूद था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी उनका सही नहीं हो पाया और उनकी जो है उस दिन मृत्यु हो गई। तो दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ, आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिया कहाँ पर हुआ था और किस तरीके से हुआ। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से देखा और आपको हम बता देते हैं, इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया था पटना के गांधी मैदान में, तो आपको पूछा जा रहा है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए। देखिए, जयप्रकाश नारायण ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है वहां के कम्युनिस्टों को हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यानी कि लौटने पर यह सोचा कि जो गुलाम देश है तो कम्युनिस्टों को हरगिज वहां की आजादी के लिए लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। कहना मतलब जो भी कम्युनिस्ट है उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब गुलाम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग गुलाम है और कम्युनिस्ट वाले गुलाम नहीं, सब कोई गुलाम है। तो हम लोगों को मिल के रहना चाहिए और अपने को अलग नहीं रखना चाहिए।
जयप्रकाश नारायण इस बात को कहते हैं। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने लड़ाई के नेतृत्व बुजुर्गों क्लास के हाथ में रहता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है, अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। जेपी स्वतंत्रता के दीवाने थे, वह आज़ादी चाहते थे। उनके उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी, अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं जाना चाहते थे, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर अच्छे से, क्योंकि अब आपको बता चुके हैं। ये सारा लाइन आप एक दो बार देखेंगे, आपको याद जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया था? बताइए, बापू और नेहरू का कौन सा विशेषता है जिसके बारे में जयप्रकाश नारायण ने जो है जिक्र किया था, चर्चा किया था भाषण में? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी स्पष्ट कहते हैं जो काम गलत होंगे उनकी नीतियां गलत होंगी, है ना। जो काम गलत होगा उनका जो नीति है, जो तरीका है, वो तो गलत होगा ही, वो उसका विरोध करेंगे। बापू में इतना महानता था कि वे बुरा नहीं मानते थे, है ना, वो उनका विरोध करेंगे। ऐसा कौन कहता है, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। उनका बापू और नेहरू की किस विशेषता, तो जयप्रकाश जी ये स्पष्ट कहता है कि जो काम गलत है, उनकी नीतियों को गलत होगी, वे इसका विरोध करें। बाबू में इतना महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे। ये कौन कहता है? जयप्रकाश नारायण कहता है। वो हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे और समझाया भी है। जवाहरलाल नेहरू बड़े भाई थे, वे उनके भाई ही कहते थे, वे उनको भाई ही कहते थे। उनका बड़ा स्नेह उनके ऊपर था। वे जयप्रकाश नारायण जी को मानते थे, काफी थे, है ना। जयप्रकाश नारायण जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी को आलोचना को बुरा नहीं माना। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी की जो आलोचना है, तो इन्होंने भी जो है उनको बुरा नहीं माना। ठीक है, वीडियो को जो लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। ठीक है, बाकी गूगल में जाना है, वहाँ पर आपको तनु क्लासेस वेबसाइट का नाम है, उसको सर्च करना है और यहाँ से टॉप मॉडल सेट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी तरह का प्रश्न जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तनु क्लासेस जो है वेबसाइट का नाम है। आप गूगल पे, क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करेंगे और प्ले स्टोर पे वहाँ सर्च करेंगे तो वहाँ से भी जो है आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, एंड प्लीज़ और थोड़ा सा मेहनत कर दिए और अपनी जो रिजल्ट को है और बेहतर बनाइए। थैंक यू।